बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है और असेसमेंट के चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा। ब्लूम टेक्सोनोमी से हम स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम एक अमेरिकन थे, एपिस्टेमोलॉजिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया कि हायरार्की जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की ये दी। कल हमने बात की थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमने जब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन या टेस्ट ब्लूप्रिंट की बात की तो उसमें हमने कहा था कि जब हम टेस्ट बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्टिव्स को अपने जहन में रखते हैं। जब हम लेसन प्लान करते हैं तब भी, अब देखें, आप लेसन प्लान कर रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स पहले पता होते हैं कि भाई आपके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जब आप फिर असेसमेंट करते हैं तो फिर आप असेसमेंट में उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अपने सामने रखते हैं जो आपने टीचिंग में यूज़ किए होते हैं। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्टिव्स हम लेते कहाँ से हैं? ये ऑब्जेक्टिव्स जनाब हम लेते हैं ब्लूम टेक्सोनोमी से। हमारे यहाँ ब्लूम टेक्सोनोमी वाइडली यूज होती है स्कूल और हायर लेवल पर। ठीक है, तो डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको क्लासीफाई किया डिफरेंट लेवल्स के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट में जो है वो बहुत इजी हैं और जो एंड पे हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत मुश्किल हैं। ठीक है, तो इस तरह उसने एक हायरार्की दी। हायरार्की कहते हैं इस तरह के स्ट्रक्चर को। ठीक है, इसको हम हायरार्की बोलते हैं, जिसमें एक बड़ी चीज़ से आप छोटी चीज़ या छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जब आप डिवीजन करके जाते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी के बेसिकली 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इसको कॉग्निटिव डोमेन भी हम कहते हैं, साइकोमोटर को। तो कॉग्निशन जो है ना, ये हमारे नॉलेज से या फिर माइंड से, इंटेलेक्ट से रिलेट करती है। अफेक्शन हमारे एटीट्यूड से, वैल्यूज़, फीलिंग या बिहेवियर से रिलेट करती है। और साइकोमोटर हमारी फिज़िकल मोटर स्किल से रिलेट करती है। आपने कुरान मजीद को हिफ्ज़ कर लिया, ये आपकी कॉग्निशन है। ठीक है, आप कुरान मजीद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, ये साइकोमोटर है। अफेक्शन आपकी जो किरदार है, जो रवैया है, जो बिहेवियर है, वो कुरान मजीद की तालीमात के बाद सॉफ्ट हो गया, जिस तरह इस्लामी तालीमात है वैसा हो गया, ये अफेक्शन है। अफेक्शन से लव को कहते हैं हम, अफेक्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज़, फीलिंग। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर पहली मर्तबा ये टेक्सोनोमी कहते हैं क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ को जब हम उसको क्लासीफाई, डिवाइड करते हैं तो उसको हम टेक्सोनोमी बोलते हैं। ब्लूम इसका नाम था तो इसलिए इसकी ये ब्लूम टेक्सोनोमी इसका नाम पड़ गया। ब्लूम टेक्सोनोमी इज कंसिस्ट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल विच आर यूज्ड टू क्लासीफाई द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स into a level of complexity and specificity. These model and domains are cognitive, affective and psychomotor. जो cognition है ये हमारे चूँकि head से है ना, mind से है, तो हम कहते हैं कि it is related to 3H जो है ना हमारे head, heart और hand, तो इन 3H में cognition हमारी relate करती है हमारे दिमाग के साथ। Then heart आता है affection, love, ठीक है, उसी से affective है, attitude, values, feeling, ये relate करेगी हर्ट से। ठीक है, एंड देन आता है साइकोमोटर। हम प्रैक्टिकली चीज़ों को बाई हैंड करते हैं, मैनिपुलेशन थ्रू हैंड करते हैं। लाजमी नहीं हर एक चीज़ हमारे हैंड से हो, बट फिजिकल स्किल में आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग, जंपिंग, ये आपकी फिजिकल मोटर स्किल्स हैं जिसमें आपका हाथ हो सकता है इस्तेमाल ना हो, बट मतलब ये है कि मैनिपुलेशन, तो ये हैंड से रिलेटेड है, साइकोमोटर डोमेन। अब सबसे पहले डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 के अंदर ये पहला, अच्छा ये ब्लूम ने सिर्फ एक ही डोमेन दिया था, ये बाद में एडिशन हुई है, इन दोनों डोमेन्स की बाद में एडिशन हुई है। ठीक है, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव डोमेन दिया था जो इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ुसूसन पाकिस्तान में वाइडली यूज्ड हो रहा है। तो कॉग्निशन नॉलेज से, हेड से, ब्रेन से, माइंड से, इंटेलेक्ट से रिलेट करता है। ये सिनोनिम है सारे, हेड, ब्रेन, माइंड, इंटेलेक्ट। ठीक है, कॉग्निशन, ये सारे सिनोनिम्स हैं। तो अब इसमें चूँकि इसका लोएस्ट लेवल नॉलेज है तो हम ये भी कहते हैं कि ये नॉलेज या कंप्रीहेंशन से रिलेटेड है। अभी मैं आगे जाके बताता हूँ आप लोगों को। तो ये 1956 में ब्लूम ने ये दिया था डोमेन। ठीक है, कब? 1956 में। अब इसमें उसने कॉग्निशन के, उसने कहा 6 लेवल होते हैं हमारे माइंड के किसी चीज़ को
किसी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने में और बाहर निकालने में, वो 6 डिफरेंट उसके लेवल हैं। लोएस्ट लेवल उसने कहा नॉलेज होता है, फिर कम्प्रीहेंशन आता है, फिर एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन आता है। ठीक हो गया। फिर उसके 8 साल के बाद 56 में आप 8 ऐड करें 64, तो 1964 में डेविड क्रैथहोल ने एटीट्यूड, वैल्यूज़ और फीलिंग से रिलेटेड एक डोमेन का इजाफा किया। अब इसमें उसने 5 लेवल दिए। इसको आप काशी से याद कर सकते हैं, इनकी सही सीक्वेंस में याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें उसने 5 लेवल दिए हैं। पहला है अटेंडिंग या रिसीविंग, दूसरा रिस्पॉन्डिंग, तीसरा वैल्यूइंग, चौथा ऑर्गेनाइजिंग, पांचवा करेक्टराइजेशन। ठीक है, ये 5 हैं। अरवोक से आप इसको याद कर सकते हैं, अरवोक। अच्छा, अब इसमें आप 8 ऐड करें तो 72 में, यानी इसके 8 साल बाद और इसके 16 साल के बाद 1972 के अंदर जो सिम्पसन है, एक लेडी थी, इन्होंने 1972 में 7 लेवल पे मुश्तमिल प्रैक्टिकल जो स्किल्स हैं उनसे जो रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें दिए। ठीक है, 1972 के अंदर 7 लेवल पे मुश्तमिल परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अडॉप्टेशन एंड ओरिजिनेशन। ये 7 है। ये लोएस्ट है, ओरिजिनेशन हाईएस्ट है। हम इनकी डिटेल अभी देखेंगे 1 बाई 1। तो ये जो स्लाइड है ना जी, ये आपको मतलब फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। ये पूरी स्लाइड ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्रक्स यहीं पे है। सारा आप समझ लें कि ब्लूम टेक्सोनॉमी इसी जगह पे मौजूद है। ठीक हो गया। साइकोमोटर का भी बता दें, कोनेटिव कीवर्ड बता दें। कोनेटिव डोमेन कीवर्ड ये हैंड है, प्रैक्टिकल मोटर स्किल्स। ठीक है, ये सारा लिखे हुए नहीं सर, जैसे आपने अफेक्टिव डोमेन्स के 5 बताए हैं और ये लिखा हुआ है साथ, सग मकाओ लिखा हुआ है। ठीक है, पी साइलेंट है, सग मकाओ ये लिखा हुआ है साथ, बुक में भी लिखा होगा शायद। अच्छा, आप इनको बड़ा तवज्जो से सुनिएगा, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल नहीं मुश्किल। सिर्फ जो है ना एक दफ़ा आपकी अटेंशन चाहिए होगी थोड़ी सी। कॉग्निटिव डोमेन, हेड, इंटेलेक्ट, ब्रेन, माइंड। ठीक है, ये सारी हमारी जो है ना स्किल्स या नॉलेज जो हमें हमारे माइंड में होता है वो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं। कॉग्निटिव डोमेन डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में दिया था। ये इस तरह से होता है, ये लोएस्ट है और ये हाईएस्ट, बट लिखते हम इस तरतीब में हैं। नॉलेज को ऊपर लिखते हैं, एवेल्युएशन को नीचे लिखते हैं, नीचे से ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। इधर हम जब ये ट्रायंगल बनाते हैं तो हम लोअर से अपर की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें लोएस्ट लेवल नॉलेज है, हाईएस्ट लेवल इवेल्युएशन है। ये एरो शो कर रहा है लोएस्ट से हाईएस्ट लेवल का जो उसमें प्रोग्रेशन है या फिर जो क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, ये इसको असेंडिंग को डिसेंडिंग को शो कर रहा है। अब इसके 6 लेवल हैं, ये आपने याद रखना है कासी से, KCAASE। ठीक है, तो अब देखिए नॉलेज लोएस्ट लेवल है। मैंने आपको बताया पहले लेक्चर के अंदर, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट इज नाउन एज एजुकेशन। आप में से किसी को नहीं पता कि वैल्यू, बिलीव्स एंड हैबिट्स के क्या मतलब होते हैं, बट आपने उसको रटा लगा लिए, ये नॉलेज है। आपसे कोई पूछेगा फौरी तौर बता देंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वैल्यू, स्किल्स। इंटरव्यू में क्या होता है, हमें नॉलेज होता है, कंप्रीहेंशन नहीं होती चीज़ों की। हम फौरी तौर पर क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं कि जो सरनीम ने पढ़ाया था वही बता दो तोते की तरह। एबिलिटी टू रिकॉल और रिमेंबर प्रीवियसली लर्नड मटेरियल। सबसे पहले तो आप रिकॉल करते हैं, मुझसे पूछी गई है बात तो मैं रिकॉल करूँगा। ठीक है, याद करूँगा उसको, रट्टा लगाना या फिर रट्टा लगाने के बाद पूछे जाने पे उसको रिकॉल करना, दैट इज़ नॉलेज। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको दे दी है, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड हैबिट। अब इसके लिए जब सवाल आता है तो कैसे पूछा जाता है, नेम या डिफाइन। अब जैसे नेम द 3 ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, आप कहते हैं जी 4 ब्लड ग्रुप, सॉरी AB और O। ठीक है, ये 4 मेन हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं। अब ये आपको इतना ही पता है, आपको नहीं पता कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको लगता है, नहीं लगता, कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको ये पता है कि ये 4 नाम है। नेम, डिफाइन, डिस्क्राइब, रिलेट, टेल या फाइंड, ये जो है कीवर्ड यूज़ होते हैं नॉलेज के लिए। जब क्वेश्चन आता है ना नॉलेज लेवल का, तो ये कीवर्ड यूज़ होते हैं।
देन आता है कम्प्रीहेंशन। अब स्टूडेंट्स आपको, या जैसे देखें यहाँ पे डिफाइन इम्यूनिटी लिखा हुआ है, डिफाइन एजुकेशन आप कर लें। अब आपको पता है नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या होती हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, बिलीव्स और हैबिट्स, इन सब की मीनिंग्स भी आपको पता है। एजुकेशन की डेफिनेशन आपको याद है, बट इसके साथ आपको उसके मीनिंग्स भी पता है। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मटीरियल, आपको उसके मतलब, मफहूम, मीनिंग्स पता है। तो इसका मतलब कंप्रीहेंशन का दूसरा नाम होता है अंडरस्टैंडिंग। दूसरा नाम क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आपसे पेपर के अंदर बहुत मुख्तलिफ तरह से सवाल आएंगे और बहुत ही आसान होंगे। मिसाल के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कॉग्निटिव डोमेन इज रिलेटेड टू नॉलेज, ठीक है, अडॉप्टेशन, ओरिजिनेशन। ठीक, अब आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई किस इसमें कॉग्निशन का कौन सा लेवल डिस्कस किया गया, ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको क्लिक कर लेंगे फौरी तौर पर। आपसे पूछा जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग इज रिलेटेड टू अफेक्शन, कॉग्निशन, साइकोमोटर, नन ऑफ दीज। तो आपने सोचना है कि भाई कंप्रीहेंशन मींस अंडरस्टैंडिंग। ठीक हो गया जी। इसके लिए जो कीवर्ड सवाल में यूज होते हैं वो कहते हैं डिस्कस, आउटलाइन, प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखें आपने सवाल का जवाब दिया इंटरव्यू में कि एजुकेशन की ये डेफिनेशन है। इंटरव्यूअर ने आपसे फौरी तौर पर पूछा व्हाट इज मीन बाय नॉलेज, व्हाट इज मीन बाय स्किल्स, व्हाट इज मीन बाय वैल्यूज। अब आप उनको बता रहे हैं कि ये इसका मतलब होता है, तो ये आपकी कंप्रीहेंशन हो गई। आपको जो रटा लगाई हुई डेफिनेशन है उसका मतलब भी पता है। देन आता है एप्लीकेशन। अब देखें आपने जो एक चीज़ एक जगह से पढ़ी, आप उसको दूसरी जगह पे क्या अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर एक शख्स बैठा हुआ है और उसके पास जो है ना वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या है, पढ़ा लिखा नहीं है, बट उसके पास नॉलेज है। पढ़ा लिखा नहीं है बट उसके पास नॉलेज है। वो एक गाड़ी का बहुत अच्छा मैकेनिक है, वो 5 वक्त का नमाजी है, बहुत अच्छे अखलाक वाला है, वो गुस्सा नहीं करता, वो अपने उसके पास जो वर्कशॉप पे लड़के काम करें उनके साथ भी सख्ती नहीं करता, बड़े प्यार मोहब्बत से उसका बर्ताव है। किसी के पास पैसे ना हो, मजबूरी में हो, तो उसकी गाड़ी ठीक कर देता है, सख्ती। अब ये देखें, ये सारी उसकी चीज़ें उसके पास हैं। अब आपसे कोई पूछे कि क्या कि इज़ ही एजुकेटेड, क्या ये पढ़ा लिखा बंदा है कि नहीं है, अब आप वहाँ पे क्या जवाब देंगे? ये है एप्लीकेशन। Yes. आप जी, हम कह सकते हैं उसको एजुकेटेड। आप लोगों ने फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल पढ़ी हुई है। एजुकेशन लाजमी नहीं है कि स्कूलों में जाके हासिल की जाए। ठीक है, एजुकेशन का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है तो ही आप एजुकेटेड हैं। और गाड़ी देखें, हमारे पास नॉलेज होता है, स्किल्स नहीं होती, इसका मतलब फिर हम भी एजुकेटेड नहीं है जो डिग्री होल्डर है। नहीं, हम भी एजुकेटेड हैं, हमारे पास नॉलेज है किसी चीज़ का, तो हम उनको भी कह सकते। अब ये है एप्लीकेशन आपकी। अब आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इंफॉर्मेशन या नॉलेज गेन करना, स्किल्स एक्वायर करना, फॉर्मल, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल वे से, ये एप्लीकेशन होगी। एबिलिटी टू अप्लाई द प्रीवियसली लर्न नॉलेज इन न्यू सिचुएशन। ठीक है, तो अब ये ऐसी सिचुएशन थी जो शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, किसी ने आपको नहीं बताई होगी ड्यूरिंग लेक्चर, बट आपसे अगर सवाल इस तरह का पूछा जाता है देन आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन। दूसरी तरह जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं तो उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, तो वो टीचर पढ़ाता है, समझाता है उसका, वो उसकी एप्लीकेशन होती है। हाउ अ थर्मामीटर इज यूज। अब इसके लिए जो एक्टिव वर्ब या क्वेश्चन वर्ब यूज़ होते हैं, यूज़, इलस्ट्रेट, कंप्लीट और सॉल्व। मैथ में जैसे सॉल्व का ये वर्ड यूज़ होता है, कंप्लीट का वर्ड यूज़ हो सकता है। ठीक है जी, अब ये भी आपको समझ लग गई होगी। देन आता है एनालिसिस। अब मैं कहता हूँ एक बंदा उसने स्कूल से तो तालीम हासिल नहीं की, उसकी वालदा जो है वो पढ़ी लिखी थी, उसने उसको पढ़ना लिखना सिखा दिया है, तो वो जो है ना अखबार पढ़ सकता है अब। ठीक है, तो ये कौन सी टाइप ऑफ एजुकेशन होगी जी, कौन सी होगी जी? शाबाश। लिटरेसी होगी सर। नहीं, लिटरेसी नहीं, टाइप ऑफ एजुकेशन ये नहीं है। मोड या टाइप ऑफ एजुकेशन आपको बताई थी, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, उनमें बताएं। फॉर्मल किसने कहा है? नॉन फॉर्मल।
नॉन फॉर्मल भी नहीं है ये। सर क्वेश्चन Informal. रिपीट। वो अल्लाह के Informal. बंदो इनफॉर्मल होती है, जो Informal. फैमिली फ्रेंड से आप एजुकेशन लेते हो वो इनफॉर्मल होती है। वो अल्लाह के बंदो, ओए आपको शाला मैं क्या Informal है कहूँ, सर। क्या कहूँ मैं आप लोगों को। ओए अभी 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 तक आप लोगों को फॉर्मल नॉन फॉर्मल का नहीं कॉन्सेप्ट। अल्लाह के बंदो दोबारा सुनना लेक्चर नंबर 1 मेरा, मैं नहीं सबको सर। कह रहा हूँ। नहीं सर, आता है सर, बिल्कुल कैसे clear आता है यार, मैं सर, सवाल वो पूछ रहा हूँ तो सर, एक जवाब। नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, हाँ सॉरी सर, क्वेश्चन को सही तरह से अंडरस्टैंड तो ना करें। अंडरस्टैंड करो ना भाई, यही तो बात है। कब करोगे? जब क्वेश्चन पूछे जाते अंडरस्टैंड नहीं करते, जब जवाब दे दिए जाते फिर सवाल की समझ आ जाती है। क्यों? वो सर थोड़े वो एक्टिव हो सब जाया करो। सर वो सब लग गई सर। चलें, जिनको समझ आ गई, लेकिन मेजोरिटी को तो नहीं समझ आई ना। पहले जी 2-3 लोगों ने कहा फॉर्मल है, फिर आ गए इन नॉन फॉर्मल पे हैं। वो नॉन फॉर्मल डिस्टेंस बेस्ड होती है। ओ भाई स्कूल कॉलेज की एजुकेशन फॉर्मल होती है और घर में अम्मा अब्बा से हासिल होने वाली तालीम इनफॉर्मल होती है। अब हमने ब्रेक डाउन कर दिया कि एजुकेशन जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसको हमने उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। आपके पास एक बड़ी इंफॉर्मेशन आती है, आप उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करते हैं। एजुकेशन तो हमने कह दिया एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल्स थ्रू फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल मीन्स। अब मैंने आपको एग्जांपल दे दी, मैंने कहा बताएं मुझे, एनालिसिस करें कि ये कौन सा कंपोनेंट है एजुकेशन का, कौन सी टाइप है। तो आपने कहा जी कि ये इनफॉर्मल है सर, ठीक है। तो एनालिसिस किसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो चीज़ आपने समझी हुई है उसको अलग अलग उसके कंपोनेंट्स को समझना, दैट इज एनालिसिस, ठीक है। अब आता है इसके लिए कीवर्ड आइडेंटिफाई, कंपेयर, एक्सप्लेन एंड कैटेगराइज। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, यानी पार्ट्स ऑफ ब्रेन को आप अलग अलग जो है एक्सप्लेन करें। आप फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल को बताएं, हैं तो एजुकेशन, बट इनको एक्सप्लेन करें। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट है सिंथेसिस, सिंथेसाइज करना, जोड़ना, बनाना, तख्लीक करना, इंटीग्रेट करना, ठीक है। एनालिसिस का मतलब, एनालिसिस का कीवर्ड है ब्रेक डाउन, एप्लीकेशन का है अप्लाई, सिंथेसिस का मतलब है इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करना, जोड़ना। अब एक चीज़ जो है ना, वो आपको अगर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल तीनों का कोई कंपोनेंट दे दिया जाए, तीनों को मिक्स करके दे दिया जाए, तो वो क्या होगी। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ अगर कि एक शख्स है जो स्कूल भी जाता है, ठीक है, और उसने ओपन यूनिवर्सिटी से भी कोर्स किया हुआ है और इसके साथ साथ वो फैमिली से भी ट्रेनिंग लेता रहता है। वो क्या कर रहा है? फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका जवाब है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। वो तीनों तरह की एजुकेशन एक्वायर करे। यस, ऑल ऑफ दीज। ये आसान था ना। तो अब देखें यहाँ पे हमने इंटीग्रेट कर दिया उन तीनों कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन को। तो जब आपसे कहा जाए कि आप जो है उसको ब्रेक डाउन भी आपने की, उसको कंपोनेंट्स में अलग अलग समझा और तीनों का निचोड़ एजुकेशन आप कहेंगे उसको, ठीक है। देन आता है जी इवेलुएशन, लास्ट है। अच्छा, इसके एक्टिव वर्ब्स हैं क्रिएट, इमेजिन, डिज़ाइन और प्लान। जैसे ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, अब आप या पार्ट्स ऑफ ब्रेन वो आप ड्रा करेंगे। इवेलुएशन आखिरी होता है, आप पढ़ चुके हैं। जज करना, इवेलुएशन के लिए मैंने कीवर्ड्स बताया था। जजमेंट होता है, हाईएस्ट लेवल है, नॉलेज लोएस्ट है। अब एबिलिटी टू चेक एंड जज द वैल्यू ऑफ द मटेरियल। अब देखें ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल है अकॉर्डिंग टू बेंजामिन ब्लूम, कि आप क्या करते हैं, चीज़ों को इवेलुएट करते हैं। अब आप जवाब लिखते हैं ना अपना, तो जवाब लिखने के लिए आप पहले सोचते हैं कि ये चीज़ ठीक रहे जवाब इसका, या ये ठीक है। इट इज़ इवेलुएशन। आप जज कर रहे होते हैं कि ये बेस्ट फिट आंसर है और ये गुड फिट है, ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा बेहतर है और कौन सा बेहतरीन है, आप उसको चूज़ कर रहे होते हैं। ये इवेलुएशन होती है आपकी, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जज करना, एक सेकेंड प्लीज़, इसको हम इवेलुएशन बोलते हैं, ठीक है, और उसमें से बेहतरीन का इंतखाब करना। इसके ही शागिर्द ने इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया, तो उसने कहा कि पहले इवेलुएट करते हैं और बाद में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। ये फिर अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। जज, जस्टिफाई, डिसाइड, प्रायोरिटाइज और रेट। एक और मिसाल मैं 1 मिनट से कम वक्त में देना चाह रहा हूँ, उसके बाद आपके सवाल जिनके भी हैं मैं सुनता हूँ।
एक गाड़ी पे गाड़ी जो मैकेनिक होता है उसकी वर्कशॉप पे एक लड़का आया जी सीखने के लिए काम। तो उसने ना उनकी चीज़ों के नाम बता दिए कि ये फ़लाँ टूल है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। ये नॉलेज उसको मिल गया। देन है कम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब उसने नाम के बाद उसका काम भी बताया कि बेटा ये इसका ये काम है, इसका ये काम है, इसका ये काम है। अब उसे पता चल गया, उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये टूल फ़लाँ है, ठीक है, और इसका काम ये है, अंडरस्टैंडिंग आ गई उसको। देन है एप्लीकेशन। अब एक गाड़ी आती है तो वो कहता है कि जो मैंने आपको बताया आप उसको अप्लाई करें, तो वो जाता है उसी से, जिससे जी टायर खोलना है, इंजन खोलना है, कोई भी चीज़ खोलनी है, तो वो उसको अपने टूल को यूज़ कर रहा है। इट इज़ एप्लीकेशन। अब उसने उस पुर्जे को, टायर को खोला, इंजन को खोला और उसने उसको ब्रेक डाउन कर दिया उसके पार्ट्स में, ये एनालिसिस है। फिर वो कहता है कि अब ये ठीक कर दिया उसने, अब वो कहता है इसको जोड़ो, अब ये सिंथेसिस है। ठीक है, फिर वो क्या करेगा कि एक ट्रायल लेगा गाड़ी का कि देखें जी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। तो वो गाड़ी थोड़ी सी ड्राइव करके देखेगा कि जो इशू था वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ। वो इवेलुएट या जज करेगा, हाँ जी ये लेंगी अपनी आपकी गाड़ी ओके। तो ये इवेलुएशन है। अब आपके क्वेश्चन इसमें इस टॉपिक में है तो आप पूछ सकते हैं। ये डोमेन नॉलेज से, इंटेलेक्चुअल या मेंटल एबिलिटीज एंड स्किल से अगर सिर्फ आए, अगर बात आपसे पूछी जाए प्रैक्टिकल या फिजिकल स्किल तो डोमेन होगा साइकोमोटर या कोग्निटिव। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेंटल या इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, फिजिकल एबिलिटीज़ का पूछा जाए तो कोग्निटिव या साइकोमोटर डोमेन। अगर आपसे इंटेलेक्चुअल, मेंटल एबिलिटीज़ एंड स्किल्स का पूछा जाए, फिजिकल स्किल्स, कोग्निटिव या साइकोमोटर, मेंटल या इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव डोमेन। अब आप सवाल करें जी, कोई है तो शाबाश जी। सर ये एप्लीकेशंस में जो प्रीवियस नॉलेज है वो कम्प्रीहेंशन से आती है ना? हाँ जी, कम्प्रीहेंशन से। और सर ये एसिमिलेशन में भी तो हमने ऐसे ही पढ़ा था, ये तो स्कीमा बिल्डअप करके फिर अप्लाई करता हाँ है। हाँ बिल्कुल, ये एसिमिलेशन जो आपने बात की थी उसमें बात करिए आप, उसमें हमने बात की थी कि हम एसिमिलेशन में भी यही कहते हैं। एसिमिलेशन में सिर्फ प्रीवियस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना होता, वो थोड़ा सा डिफरेंस उसमें ये है। अब बात दूसरी साइड पर फिर छिड़ जाएगी कि एसिमिलेशन ये है कि आपने एक चीज़ पढ़ी है, अब उसमें आपने उससे मुताल्लिक कोई नई चीज़ आपके सामने आती है तो वो पहले वाली इंफॉर्मेशन नई जगह पे यूज़ हो जाती है। ठीक है, नई जगह पे यूज़ हो जाती है। अगर आप पहले वाली इंफॉर्मेशन आपकी नई जगह पे यूज़ नहीं होती तो ये अकोमोडेशन है। ये मैंने आपको साइकोलॉजी में पढ़ाया था। कोई और सवाल जी? लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि न्यू सिचुएशन में उसको इस्तेमाल करने की एबिलिटी, ये एबिलिटी आप देखेंगे इस सारी इसके अंदर डेफिनेशन में वर्ड एबिलिटी यूज़ हो रहा होगा। देखें ये हमने बच्चे के अंदर पहले टीचिंग से पहले जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ये एबिलिटी डेवलप करते हैं, और जब हम असेसमेंट करते हैं तो यही एबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, वो क्लियर भाई सब तो सबको यहाँ तक? आगे चलूँ मैं? सर जी सर इसके वर्क जो है ये बुक्स में सर बहुत ज्यादा है सर, हर एक के नॉलेज कम्प्रीहेंशन एप्लीकेशन सारों के वर्ड्स बहुत ज्यादा है और मिक्स भी है सर, एक के वर्ड दूसरे में भी लिखे, वैसे पेपर में कभी आए नहीं है, दूसरे में भी लिखे। हाँ मुझे पता है, वो 30-30 25-25 की लिस्ट है। आप कोशिश करें यही वाले देख लें, और अगले जो है ना दोनों डोमेन्स इनके आपने ये एक्टिव वर्ब या एक्शन वर्ब ये नहीं देखने, ठीक है, इनको याद नहीं करना, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का करना है, सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के एक्टिव वर्ब याद करने हैं, एग्जांपल सबकी करनी है, और वो एग्जांपल जो मैं ज़ुबानी बता रहा हूँ जी सर, जो ऐसे लोग है ना स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स वो भी इसी की बुनियाद पे वो करते हैं ना। तो मेरी जान मैं यही कह रहा हूँ ना कि लेसन हम टीचिंग करते हैं तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को, अब लेसन प्लान में पहला काम ही हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ठीक है, और फिर हम जब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाते हैं, कल आप लोगों ने पढ़ा है, तब भी हम इन्हीं को लेते हैं, तो दोनों जगह पे हम इन्हीं को यूज करते हैं ना। अच्छा अब देखें 2001 में, अब ये कब की बात है, 1956 से 2001 में कितने साल बनते हैं? 44 एंड 1 45 ईयर बाद, 45 साल के बाद क्रैथहोल और एंडरसन, ये स्टूडेंट थे इसके, एंडरसन डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के, 2001 के अंदर आके इन्होंने इसको टेक्सोनोमी का नाम चेंज किया, इसमें लेवल्स को चेंज किया और उन लेवल्स के नाम चेंज किए, ठीक है।
अ टैक्सोनॉमी फॉर टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, ये उसने एक बुक लिखी, उसमें उसने जो है वो दो तरह की लर्निंग पे बात की और इसके साथ साथ उसने इसको रिवाइज किया कॉग्निटिव डोमेन को। अब रिवीजन क्या थी, वही चीज़ें, नॉलेज का मतलब अगर आप पीछे देखें तो रिकॉल या रिमेंबर लिखा होगा, ये देखें रिमेंबर लिखा हुआ है, तो इसने कहा कि नॉलेज नहीं रिमेंबर करें। कंप्रीहेंशन हमने कहा अंडरस्टैंड करना होता है, तो इसने उसको नाउन से वर्ब फॉर्म में कर दिया। अच्छा, एप्लीकेशन को इसने अप्लाई कर दिया, एनालिसिस को इसने एनालाइज कर दिया, और जैसे मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले आप लोगों को कि इसने ये 2 लेवल चेंज कर दिए टोटली। इवेलुएशन को जो 6ठे नंबर पे थी वो इसको 5वें नंबर पे वर्ब फॉर्म में इवेलुएट उसने बनाया, और जो सिंथेसिस 5वें नंबर पे थी उसको वो 6ठे नंबर पे लेकर उसका नाम उसने क्रिएशन सिंथेसिस एक ही बात है। अब आप लोग पेपर लिखते हैं ना, तो पहले आप जज करते हैं कौन सा ठीक होगा, 2-3 ऑप्शन आपके जहन में 2-3-4 पॉइंट्स आ रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले बेस्ट वन को टॉप पे लिखते हैं जो ज़्यादा आता है आपको, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, इस तरह इस सीक्वेंस में आप लेके चलते हैं। तो ये जो काम है ना जी, ये अपने माइंड के अंदर एक हायरार्की या तरतीब बनाना, ये इवेलुएशन होती है, और लिखना ये क्रिएशन है। बोलना चीज़ों को, आपसे सवाल पूछे तो आप सोचते हैं, ये इवेलुएशन है, बोलते हैं ये क्रिएशन है। तो इसने कहा कि मेरा उस्ताद जो है ना वो भूल गया था, उसने सिंथेसिस को 6ठे लेवल पे रखना था और इवेलुएशन को 5वें पे, तो मैंने ये काम कर दिया। और ये पेपर में सवाल पीपीएससी के लेक्चर के पेपर में आ चुका है कि किसने इसको वो किया था। यहाँ तक क्लियर जी। अब इसने लर्निंग की 2 टाइप्स ही बताई हैं इसके साथ, एक तो उसने ये रिवाइज किया, उसने लर्निंग को डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल फॉर्म में उसने जो है वो डिवाइड किया। उसने कहा कि ऐसी लर्निंग जो सिर्फ मेमोराइजेशन पे फोकस करे, जिसमें आप सिर्फ रटा लगाते हैं, वो आपकी डिक्लेरेटिव लर्निंग है। प्रोसीजरल कैसी है, जिसके अंदर आप अंडरस्टैंड करते हैं, इवेलुएट करते हैं, क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, उसको हम जो है प्रोसीजरल कहते हैं। एजुकेशन की डेफिनेशन को रटा लगा लेना, ये डिक्लेरेटिव लर्निंग होगी। प्रोसीजरल क्या होगी कि डेफिनेशन के बाद आपको उसकी एग्जांपल्स भी पता है, टाइप्स भी पता है, उनकी जो है वो एप्लीकेशन भी आपको पता है, ये प्रोसीजरल लर्निंग होगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद दूसरा डोमेन आता है अफेक्टिव डोमेन। डेविड क्रैथहोल ने 1964 में दिया। इसकी भी एक एग्जांपल समझने पहले। अच्छा, ये जो है ना, ये हम जैसे सच बोलना है, जैसे किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, जैसे पड़ोसियों के हकूक़, वालिदैन के हकूक़, दोस्तों के हकूक़ का ख्याल रखना है, औलाद के हकूक़ का ख्याल रखना है, मुसलमानों के हकूक़ का ख्याल रखना है, हमारे जो मजहबी और मुल्की जो कवानीन हैं उनकी पासदारी करनी है। ये अफेक्शन सिखाती है हमें। क्या चीज़ सिखाती है? अफेक्शन। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। 1964 में डेविड क्रैथहोल ने ये डोमेन दिया था। ये इसके लिए कीवर्ड हैं एटीट्यूड, वैल्यूज़, फीलिंग। अफेक्शन लव को बोलते हैं, उन्स को बोलते हैं, तो उसी से अफेक्टिव है। ठीक है, अब इसके कितने लेवल हैं? 5। कितने हैं जी? सिर्फ 5। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि एक बच्चा सच बोलना चाहता है, उसको सच से मोहब्बत है, वो प्रैक्टिकली सच बोलता है अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर के नहीं। ठीक है, क्या सच उसकी ज़िंदगी का परमानेंट पार्ट बन गया? यानी ये जब हम पढ़ाते हैं तब भी पहले यही ऑब्जेक्टिव रखते हैं और जब असेसमेंट करते हैं तब भी यही। तो मैंने बताया था कौन सा डोमेन हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर इवेलुएट नहीं किया जा रहा। शाबाश जी, यही वाला। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल आपने सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कोट करना है। ठीक है, ये शायद पिछले दफ़ा भी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर उसमें सेशन में एग्जांपल डिफरेंट दूँ, तो पिछले बैचेस की भी एग्जांपल मुख्तलिफ होंगी से, तो शायद लास्ट में मैंने ये दी थी। मैं ना एक दिन वैसे घर से निकला तो गाड़ी में बैठने लगा, तो एक बुज़ुर्ग जिसकी एज जो है ना वो ऑलमोस्ट कोई होगी 55 से 60 के करीब, 55 होगी ऑलमोस्ट। साइकिल उनके पास, मोटरसाइकिल एक टूटी हुई पुरानी सी मोटरसाइकिल थी और उसकी बीवी भी उसके साथ थी। तो मैं गाड़ी में बैठने लगा तो मैंने समझा शायद ये मुझे जानता होगा, तो सलाम करने आया। उसने सलाम किया और उसने कहा कि अब यहाँ पे
मैं ऑफिस जा रहा था तो मैं जल्दी में था, मैं उसकी बात सुनूं या ना सुनूं, ये इसका पहला लेवल है, अटेंडिंग या रिसीविंग। ठीक है, तो यानी कि मैं विलिंग हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है, मेरे पास टाइम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इस सिर्फ समझाने के लिए एक सिनेरियो। और ये वैसे है तो रियल एग्जांपल, मेरे साथ ऐसे हुआ है, बट सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको ना कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैंने उसकी बात सुनना शुरू कर दी, इसका मतलब मैंने पहला लेवल ओके हो गया मेरा। उसने जो है वो बात की कि जो है बेटा मेरी जो है एक बेटी है, मैं भट्ठे पे काम करता हूँ, ये मेरी बीवी है, स्कूल वालों ने यूनिफॉर्म पे सख्ती की है, मेरे बच्चे के जूते नहीं थे, वो जो हम कैजुअल शूज़ पहनते हैं घर में वही उसने पहने हुए थे, ये देखें। तो हमने जो है वो घर से जो मेरे पास पैसे थे वो ले आए हैं, बीवी को मैंने भेजा और उसने बच्ची को जाके वो शूज़ दिए हैं। तो अब हमारे पास ना जी राशन के आटे के पैसे नहीं हैं जिससे हम घर जाके रोटी बनाएंगे। दोपहर के खाने का टाइम करीब था उस वक्त, अगर हो सके तो आप ना हमारी हेल्प कर दें। फिर उस पर मैंने उनको रिस्पॉन्स दिया, विलिंग रिस्पॉन्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, जो भी बनता है, ये मेरा अल्लाह का मामला है, मैंने उनको कुछ दिया ना दिया, ये होता है रिस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे मैंने देखा, सपोज मैंने अपने घर के लिए कोई चीज़ लेके जानी थी, तो मैं ये देखता हूँ कि देखें वो ज़रूरतमंद हैं, तो उनको कोई चीज़ मैं अगर डोनेट कर दूँ तो जो है वो उनके लिए या मेरी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए कैसे फील मैं करूँगा। ये होता है कि किसी चीज़ के अंदर किसी इस तरह की जिसमें आप किसी के साथ रिलेशन बना रहे हो, जिसमें आप किसी रूल को फॉलो कर रहे हो, जिसमें कोई आप अच्छाई कर रहे होते हैं, तो आप ये देखते हैं कि आप जो है उस अच्छाई के अंदर उसकी वैल्यू वर्थ कितनी है उस नेकी की। ये होता है वैल्यूइंग, एबिलिटी टू सी द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग। और यकीन करें जब आप बगैर किसी को दिखाए, जब आप कहते हैं ना जी मैं किसी को दे रहा हूँ तो मैं सेल्फी साथ बनाऊँ, उनकी पिक्चर बनाऊँ, सोशल मीडिया पे उसकी तशहीर करूँ। कुछ लोग इसको जायज़ भी समझते हैं, मेरे नज़दीक ये अच्छी चीज़ नहीं है, उल्टा तज़ीक होती है अगले बंदे की। और अगर आप किसी को डोनेट करते हैं ना, तो आप यकीन करें, चाहे आप 10 रुपये भी करते हैं, 5 रुपये भी करते हैं, और आप जो है ना सिर्फ उस ज़ात की रज़ा के लिए करते हैं जो आपको कहता है कि मैं जो है आपको इसका बदला बेहतर दूंगा, बढ़ा के दूंगा। मतलब मैंने तो सुना है कि 10 गुना जो है ना दुनिया में मिलता है। राबिया बसरी अल्लाह वाली थी, एक दफ़ा ना उनको रोज़े की हालत में थी, तो वो एक बाहर से दस्तक हुई, अफ्तारी का वक़्त था कि भूखा हूँ, खाना चाहिए, एक रोटी पड़ी थी अफ्तारी के लिए सिर्फ, और कोई चीज़ नहीं थी। तो कहा जी इसको फ़कीर को दे दें। आगे से उनकी गुलाम जो भी थी उन्होंने कहा कि आप रोज़े की हालत में और अफ्तारी के लिए हमारे पास इसके अलावा कुछ नहीं, कहा आप उनको दे दें। खैर उनको दे दी गई। अफ्तारी का वक़्त करीब आता है तो दरवाजे पे फिर दस्तक होती है। बादशाह वक्त की तरफ से खाना आया, का ले लें। खाना अंदर आया, उन्होंने कपड़ा हटाया, खाने को देखा, वापस कर दिया कि मुझे ये नहीं चाहिए। वो फिर गुलाम कहती हैं कि मोहतरमा आप रोज़े की हालत में हैं, मेहरबानी करें, अफ्तारी का वक्त करीब है और कोई चीज़ नहीं है, तो आप वापस कर दें। खाना वापस हो जाता है। थोड़ी देर बाद वही बादशाह का जो भी बंदा था उसी बर्तन में उसी कपड़े के अंदर खाना लेके आता है ढांप के कपड़े से, और फिर वो उसी दरवाजे पे दस्तक होती है, कहते जी ले लें खाना। खाना अंदर आता है तो इस दफ़ा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो उसको कबूल कर लेती हैं। गुलाम बड़ी हैरान हो, वो कहती हैं कि आपने थोड़ी देर पहले इसी को वापस किया, वही बंदा उसी बर्तन में दोबारा आया। तो उन्होंने फरमाया, बड़ा खूबसूरत जुमला ये जो 10 गुना की मैं एग्जांपल आपको देना चाह रहा था। उन्होंने कहा कि जो अल्लाह के रास्ते में एक देता है तो अल्लाह का वादा है वो 10 गुना दुनिया में देगा। पहले इसी कपड़े इसी बर्तन के अंदर 6 रोटियां आई थी, आनी 10 चाहिए थी, वादा उसका 10 का है, 6 क्यों भेजी उसने? तो मैंने कहा मैं भी नहीं लेती। अब जो है ना वो 10 रोटियां आई हैं तो मैंने ले ली। तो ये ईमान की बात होती है। बहरहाल कोशिश किया करें हस्ब तौफीक किसी के साथ अपना इल्म शेयर करके ना जी आप नेकी कमा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम किसी को मतलब साहिब इस्तिताअत अगर आप हैं तो ये बहुत बड़ी नेकी है कि आप किसी की उसका ज़रिया बने, उसको हेल्प करें, उसकी सपोर्ट का ज़रिया बने, या फिर आप जो है उसको माली तौर पर उसकी इमदाद करें, कपड़े देकर करें, खाना राशन दे के, लेकिन ज़रूरतमंद को।
और हर मांगने वाला ज़रूरतमंद नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। तो बहरहाल अल्लाह ताला इस पर बड़ा इनाम देते हैं, और अगर आप इसकी इस्तेदाद नहीं रखते तो आप किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू कर लें, ये भी बहुत बड़ी नेकी है। उसके साथ सलाम में पहल कर लें, उसके साथ, ये हम सारा अफेक्टिव डोमेन डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिएगा इसका बैकग्राउंड ये है, ये चीज़ें आती हैं इस डोमेन के अंदर। अब इन सारी चीज़ों की जो मैंने बताया, आपके जहन में कितनी वर्थ बनी है अभी, आप मतलब कितनी ये चीज़ आपको पसंद आई है, ये नेकी दूसरों की हेल्प करना, क्योंकि ये हम सिर्फ एक पॉइंट पे बात करें, वो है दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव, ठीक है। ये एक अफेक्टिव डोमेन का सिर्फ एक पार्ट है, इस तरह हज़ारों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे सच्चाई है, जैसे दयानतदारी है, जैसे डेड ऑनेस्ट होना बंदे का, ठीक है, अमीन होना, तो एबिलिटी टू सी द वर्थ, ये तीसरा लेवल हो जाता है। देन है ऑर्गेनाइजिंग। अब देखें, मुझे पता यार ये नेकी है, मुझे करनी चाहिए, मैंने रिस्पॉन्ड किया कि ठीक है जी आपकी हेल्प, सपोज मुझे मैंने ये कहा हो कि करनी चाहिए, फिर मैंने उसकी वर्थ देखी कि मैं अगर इनको डोनेट करता हूँ तो इसमें मुझे अल्लाह ताला क्या देंगे, या वैसे इसकी वर्थ है क्या इस नेकी की। देन आता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग से मुराद ये है कि आप जो है ना, आपके पास 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से आपको कोई किसी एक की सिलेक्शन करनी होती है, देन आप प्रायोरिटाइज़ करते हैं अपनी उन नेकियों को, अपने उन अच्छे कामों को। मिसाल के तौर पर आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, और ट्रैफिक का रेड सिग्नल चला हुआ है, बट एक जो है ना वो बुज़ुर्ग जाते हुए रोड के ऊपर दरमियान में गिर जाता है, तो आप गाड़ी आगे करके ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के उसको उठाने की कोशिश करते हैं। अब ये है ऑर्गेनाइजिंग, कि आप एक वैल्यू के ऊपर दूसरे को कब प्रेफर करेंगे, ये भी बच्चों को सिखाना चाहिए। ये नहीं है कि ट्रैफिक सिग्नल जो है ना वो बंद है और आगे एक्सीडेंट हो गया, बंदे मर रहे हैं, तो आपने उसको सिग्नल को क्रॉस नहीं करना, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज द वैल्यूज एंड टू अरेंज देम इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। अब सपोज मेरे पास जो पैसे थे वो इतने ही थे कि मैंने घर के लिए कोई चीज़ लेके जानी थी, घर वालों पे खर्च करना भी सदका है, तो अब मैंने ये कहा कि कौन सा काम ज़्यादा अहम है, ये होती ऑर्गेनाइजिंग। अब सपोज़ मैंने ये समझा कि इस बुज़ुर्ग की हेल्प करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या सपोज़ मैंने ये समझा कि इसको तो कोई और भी दे सकता है, तो मुझे घर लेके जाने चाहिए, घर की चीज़ लेके जानी चाहिए। अब ये ऑर्गेनाइजेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। देन आता है लास्ट लेवल कैरेक्टराइजेशन, कि ये जो दूसरों की हेल्प है, आप इसको क्या परमानेंटली अपने बिहेवियर का पार्ट बनाते हैं, ये कैरेक्टराइजेशन होती है। परमानेंटली यही काम आप हमेशा करते रहेंगे, तो ये अब आपको होपफुली इनके ये कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। अब हम इनको डिस्कस करते हैं। अटेंडिंग या रिसीविंग लोएस्ट लेवल होता है, विलिंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन और अटेंड द प्रोग्राम। बच्चों को हम सच्चाई, दयानतदारी, ईमानतदारी पे, रिश्वत बगैर चीज़ों को डील करने पे, ठीक है, सूद के बगैर चीज़ों को डील करने पे, इन चीज़ों पे हम अगर उनको लाने की कोशिश करें तो क्या वो विलिंग है, ये अटेंड करना चाहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विलिंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन। ये अटेंडिंग या रिसीविंग लोएस्ट लेवल है। एक्टिव वर्ड्स छोड़ दें आप इनके। रिस्पॉन्डिंग, अब उसके बाद विलिंग तो आप हैं, तो क्या जो है आप उस प्रोग्राम के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको एक लेक्चर दिया जा रहा है, क्या उसके अंदर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, तो ये आपका विलिंग रिस्पॉन्स या एक्टिव पार्टिसिपेशन है। याद रखिएगा, बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है, वो करता है, वो आपसे सवाल पूछता है, और यही उसकी एक्टिव पार्टिसिपेशन का साइन होता है। देन आता है वैल्यू, वैल्यू देना किसी को। वैल्यू का मतलब टू सी द वर्थ और वैल्यू ऑफ समथिंग एंड एक्सप्रेस इट, एक्सेप्टेंस ऑफ एटीट्यूड एंड वैल्यूज, ठीक है। तो दूसरे की मजबूरी को समझना, उसकी हेल्प को बेहतर जानना या ना जानना, ये वैल्यू देना होता है। देन ऑर्गेनाइजेशन, एबिलिटी, अब हर में एबिलिटी वर्ड यूज होगा, ठीक है, इसके अंदर पहली दो के बाद। एबिलिटी to see ability to organize values and to arrange them in an appropriate order and prioritize a value over another to create a unique value system, ठीक है, तो मतलब आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कैरेक्टराइजेशन हाईएस्ट लेवल है ये वाला, इसमें हम कहते हैं एबिलिटी टू मेक द वैल्यू अ पार्ट ऑफ वंस कैरेक्टर। आप अपने बिहेवियर का परमानेंट पार्ट बनाते हैं, सच बोलने को या ईमानदारी को, दयानतदारी को, दूसरों की हेल्प करने को, वगैरह वगैरह, ये कैरेक्टराइजेशन है। अब इसके बाद आता है साइकोमोटर डोमेन। एलिजाबेथ सिम्पसन ने 1972 उसके 8 साल के बाद ये दिया था। ये हमारी फिजिकल मोटर मैनिपुलेशन, चीज़ों को इस्तेमाल करना, चीज़ों को यूज़ करना, ठीक है, प्रैक्टिस में ले आना, प्रैक्टिकल करना,
ये मैनिपुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें हमारा न्यूरोमस्कुलर यानी हमारा माइंड भी काम कर रहा होता है और मसल्स भी कर रहा होता है, इसको हम कनेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। जी क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर अफेक्टिव डोमेन का कॉम्प्लेक्स जो है एलिमेंट्स वो कौन सा है? जी बताया मैंने, Affect- हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स होता है ना भाई ये वाला, ये लोएस्ट सिंपल आप इसको कह सकते हैं और हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स होगा, ये लिखा हुआ है साथ, ये देखिए। ओके ओके सर। अच्छा साइकोमोटर डोमेन, आप देखें ये बहुत ही आसान है। उसी तरह एग्जांपल पहले ले लेते हैं, आपने एक बच्चे को बाइसिकल सिखानी है, सपोज मोटरसाइकिल सिखानी है सपोज, तो सबसे पहले बेटा आप सीखना चाहते हैं? वो कहते हैं हाँ जी सर मैं लैब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, फ्रॉग की डाइसेक्शन करना चाहते हैं, वाटर इवेपोरेशन की कैसे होता है ये सीखना चाहते हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल हो सकती हैं इसकी, यानी ये प्रैक्टिकल जो हम कराते हैं ना वो हमारा ये साइकोमोटर डोमेन है। जैसे साइंस सब्जेक्ट है उनमें थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी होता है, आप सब ने मैट्रिक या एफएससी के अंदर लाजमी जो है ये देखा सुना होगा। तो अब ये परसेप्शन, मैं बहुत सादा एग्जांपल ले रहा हूँ, कुछ और भी मैंने दी हैं। तो आप बच्चे को सपोज मोटरसाइकिल सिखाना चाह रहे हैं, तो आप पूछते हैं कि जी आप सीखना चाहते हैं? वो कहता है यस, ये पहला लेवल है परसेप्शन, ठीक है, विलिंग टू रिसीव। दूसरा, अच्छा स्टार्ट करें, रेडी, सीखना भी चाहता हूँ, ये उसकी विलिंग है। और सेट है कि क्या आप रेडी हैं, अभी सीखना है आपने, अभी काम शुरू कर दें? वो कहता है यस मैं रेडी हूँ, स्टार्ट करें, लेट्स गो। अच्छा ये आता है सेट। देन आता है गाइडेड रिस्पॉन्स, अब आप उसको हर काम तरतीब से सिखाएं समझाएंगे, गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल है, वाटर इवेपोरेशन टेक्निक आप उसको बता रहे हैं, कोई भी काम है, अब आपने उसको मोटरसाइकिल या गाड़ी, ये भाई उसका स्विच ऐसे ऑन करना है, ये इसका एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, यहाँ से गियर चेंज करेंगे आप, वगैरह वगैरह, ठीक हो जी, यहाँ से क्लच पकड़ेंगे, तो गाइडेड रिस्पॉन्स है। अब बच्चा इसमें आपको रिस्पॉन्स दे रहा होगा, काम कर रहा होगा, कोई फिजिकल वर्क सीख रहा है, बट उस्ताद की निगरानी के अंदर, उस्ताद की निगरानी के अंदर। अच्छा है मैकेनिज्म, आप देखें पहले दिन मैं आपको गाड़ी सिखा रहा हूँ, सबको सपोज उस्ताद हूँ आपका, ड्राइविंग का टीचर हूँ, ड्राइविंग टीचर, तो जो पहले दिन मैं आपको चीज़ें बताऊँगा वो आपको याद होंगी, अगले दिन मैं उससे नेक्स्ट बताऊँगा, उससे अगले दिन मैं उससे नेक्स्ट बताऊँगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये हम कहते हैं कि एबिलिटी टू कन्वर्ट द लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू हैबिचुअल एक्शन, यानी हमने जो चीज़ सीखी है उसको हम प्रोफिशेंसी और कॉन्फिडेंस के साथ करना शुरू कर देते हैं। स्किलफुल नहीं होते हम, एक दिन में 2 दिन में तो स्किलफुल नहीं होते साफ ज़ाहिर है, बट हम उसको क्या करते हैं, अपनी हैबिट का पार्ट बनाते हैं कि पहले स्विच ऑन करेंगे, फिर क्लच प्रेस करेंगे, देन फिर गियर चेंज करेंगे, देन फिर हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो क्लच वाला है पैड उससे पाँव उठाएंगे और एक्सेलरेटर पे, या जो भी बाकी उमूर होते हैं आपकी, ये हम मैकेनिज़्म जो है वो सीख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अब अगले दिन आपको उस्ताद ये नहीं बताएगा कि बेटा ये काम आप करो, गाड़ी आप खुद स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, गियर आप पहले दिन हो सकता है चेंज कर लें, अब अगली चीज़ें वो उस्ताद आपको सिखाएगा। देन आता है कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, अब यहाँ पे वो खुद मुकम्मल स्किलफुली एक्सपर्टली वो काम कर लेता है, ठीक है, मास्टरी के साथ, बगैर किसी हेजिटेशन के, तो इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। अब ये भी हो जाता है। देन आता है अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन से मुराद ये है कि आपने उसको किसी बड़े खुले मैदान में गाड़ी या बाइक सिखाई थी, आपने उसको क्लास के अंदर इवेपोरेशन टेक्निक सिखाई थी, वो तो घर जाके भी बर्तन लेके पानी डाल के, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी को थर्मामीटर की मदद से उसका टेम्परेचर मेजर करके देखता है कि अब जो है 100 हो गया, तो पानी उबलना शुरू हो गया, बुखारात बनना शुरू हो गए, तो वो तो उसको उस सिचुएशन से हट के किसी और जगह पे भी यूज़ कर सकता है। वो तो गाड़ी अब बाहर रोड के ऊपर बाज़ार में भी चला लेता है, ठीक है। एंड ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन से मुराद ऐसे मूवमेंट पैटर्न होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो आपने बच्चे को नहीं सिखाए होते, वो खुद से जनरेट कर लेता है। वो क्या करता है, खुद से जनरेट कर लेता है, इसको हम ओरिजिनेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बाइक सिखाई उसको घर के अंदर, ग्राउंड के अंदर, तो अडॉप्टेशन उसने की कि उसने बाहर रोड पे चलाना शुरू कर दिया। ओरिजिनेशन अब क्या होगी, ओरिजिनेशन ये है उसने वन व्हीलिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है।
तो ये उसने ऐसी चीज़ जो आपने नहीं सिखाई वो उसने कर ली। तो इसमें लोएस्ट परसेप्शन है, हाईएस्ट ओरिजिनेशन है। एक्टिव वर्ब्स आप स्किप करेंगे। परसेप्शन पढ़ते हैं, विलिंग टू रिसीव द इंफॉर्मेशन और अटेंड अ प्रोग्राम, बाइक सीखना चाहते हैं, यस ये परसेप्शन है। सेट, रेडीनेस टू एक्ट, स्टार्ट करें, जी कर दें, ये सेट है। गाइडेड रिस्पॉन्स, अर्ली स्टेजेस in the skill acquisition where skill are performed under the guidance of the teacher, imitation, trial and error इसमें होता है। गलती करेगा बच्चा 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इमिटेशन मतलब कॉपी करना, कॉपी करेगा। एंड मैकेनिज़्म, अब वो जो उसने चीज़ें सीखी हैं वो उनको मतलब नेक्स्ट लेवल पे जब वो जाएगा तो पहले वाली चीज़ें उसको आती होंगी। तो एबिलिटी टू कन्वर्ट द लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू हैबिचुअल एक्शन विद प्रोफिशिएंसी एंड कॉन्फिडेंस। कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, खुद स्किलफुली परफॉर्म कर लेगा टास्क को। द एबिलिटी टू स्किलफुली परफॉर्म द कम्प्लेक्स मूवमेंट पैटर्न, अब यहाँ पे बच्चा आप गाड़ी में उसमें बाइक में उसके साथ नहीं है, उसको नहीं समझा रहे, वो खुद ड्राइव कर रहा है। अडॉप्टेशन, वो बाहर की सिचुएशन में गाड़ी चला लेते थे। स्किल्स आर लर्न सो टू सच एन एक्सटेंट दैट द स्टूडेंट कैन अडॉप्ट देम टू कैटर फॉर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो उससे डिफरेंट सिचुएशन में भी चीज़ें डील कर लेते हैं। ओरिजिनेशन, क्रिएटिंग न्यू मूवमेंट पैटर्न फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन, हाईएस्ट लेवल है। तो ये जो है हमारा साइकोमोटर डोमेन था। यहाँ तक क्लियर जी? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर, क्लियर। अच्छा, ये दो और जो है ना, जो हमारे साइकोमोटर डोमेन में मज़ीद 2 और भी डोमेन्स हैं जो इस कह लें, आप कह लें कि आपकी ब्लूम टेक्सोनोमी नहीं आते। ब्लूम में यही 3 आते हैं, बट हम ये डेव टेक्सोनोमी और अनीता हॉरोज टेक्सोनोमी इन्होंने साइकोमोटर डोमेन दी है। ये इस ब्लूम के अंदर हम इनको नहीं रखते, बट हम जनरली इनको पढ़ते या देखते हैं। तो हम पहले डेव टेक्सोनोमी देख लेते हैं। इसने कहा, अब ये साइकोमोटर की हैं, याद रखिएगा, किसी फिज़िकल काम को सीखना। मेरी बेगम साहिबा ने मेरी बेटी के कपड़े सिलाई किए, तो उन्होंने ये इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, इमिटेट किया, ठीक है। वो अपनी अम्मी को देख देख के ना उन्होंने मुझे वो ड्रेस दिखाया और बहुत अच्छी तरह उन्होंने सिलाई किया, तो वो सारा उन्होंने अपनी अम्मी को देख के किया। तो ये इमिटेशन है। डेव ने भी यही बात की कि सबसे पहला काम जब हम फिज़िकल स्किल सीखते हैं, मैनिपुलेटिव स्किल को, प्रैक्टिकल टास्क काम हम सीखते हैं, सबसे पहले हम इमिटेट करते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो किस तरह कर रहा है, कर रही है। लर्नर वॉचेस एक्शंस ऑफ अनदर पर्सन एंड इमिटेट देम, ठीक है। उसने कहा पहले वो इमिटेट कर, देन मैनिपुलेट, और वो फिर वो जो उसने देखी होती है ना कि कैसे अम्मी कैसे सिलाई कर रही हैं, अम्मी कैसे कुकिंग कर रही हैं, भाई कैसे जो है इस गेम के ये स्टेप्स जो है वो इन स्टेप्स को क्वालिफाई करके आगे मूव कर रहे हैं, तो वो मैनिपुलेशन है। वो आप वो चीज़ें याद रखते हैं और फिर उसी तरह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें गलतियां होती हैं। ये मैनिपुलेशन, लर्नर परफॉर्म एक्शन बाय मेमोरी और बाय फॉलोइंग द डायरेक्शन। हो सकता है कि अब वो उस्ताद कहते हैं पहले आपने जी कोई दर्जी के पास जाता है ना बच्चा कपड़े सीखने के लिए, वो पहले 15-20 दिन वो कहते हैं आपने ऑब्जर्व करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये इमिटेशन है। मैनिपुलेशन क्या है, वो उसको सिखाएगा और साथ डायरेक्शन भी देगा, अच्छा आप ऐसे करें ऐसे करें, तो ये मैनिपुलेशन है। बच्चा खुद करेगा अपनी मेमोरी के बेस पे या फिर उसको उसका उस्ताद बताएगा। फिर है प्रिसीजन, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट वे में किसी चीज़ को करना। तो लर्नर परफॉर्मेंस बिकम मोर एग्जैक्ट। अब बिकम्स मोर एग्जैक्ट का मतलब ये है कि वो बेहतर अंदाज में कर सकता है और बगैर उसके गाइडेंस के। फिर आता है आर्टिकुलेशन। आप देखें उस्ताद ने या अम्मी ने या किसी भी टीचर ने वो चीज़ें अलग अलग समझाई थी, बेटा गाड़ी के इस नट को बोल्ट को ऐसे खोलना है, इसको यहाँ पे फिट करना है। ये मुख्तलिफ गाड़ियों के मसले थे, ठीक है। अब एक गाड़ी आती है जिसमें 2-3 मसले इकट्ठे हो जाते हैं सपोज, तो आर्टिकुलेशन से मुराद ये कि वो जो उसने मुख्तलिफ स्किल सीखे, सिलाई कढ़ाई, ठीक है, या इस तरह और भी जो भी इससे रिलेटेड टास्क होते हैं, तो वो उन सब को वो इकट्ठा करके भी सीख सकता है। एंड नेचुरलाइजेशन, तो अब इसमें यानी बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करता है। तो हमारे ये
क्या नाम था उनका, हमारे ये जो मुस्लिम थे डॉक्टर के नाम इब्नुल हिशम थे या कोई और थे, जिन्होंने किताबें भी बहुत सारी लिखी हैं मेडिसिन पे, तो इब्ने सीना थे गालबन। तो उन्होंने ना वो एक इब्ने सीना थे जी, यस, एवेसीना के स्टूडेंट थे। तो वो ना ये जो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटीपैड कहते हैं, जिसके बहुत सारे पाँव होते हैं, उसको पता नहीं आपकी ज़ुबान में क्या कहते हैं, उर्दू में पता नहीं उसको क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता। वो कानों में भी घुस जाती है, तो वो ना कान में घुस गई किसी के। सोपेरी कहते हैं सिंधी में। हाँ हाँ, सिंधी में, हमारी में कुनकैल कहते हैं उसको, हमारी लैंग्वेज में, उर्दू मुझे नहीं आती। सेंटीपैड होती है इसको, अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ, वो मुख्तलिफ ज़ुबान में हजार पा कहते इसको। हाँ, आप हर ज़ुबान में अपने अपने नाम होंगे। तो वो ना वो कान में चली गई। अब उसका जो शागिर्द था ना, वो साहब डॉक्टर थे बड़े, उसका जो शागिर्द था ना, तो उसको उसने कहा कि इसको ना आप इसको खींचें, वो उनके पास वो जो टूल था उसके साथ ना इसको पकड़ के बाहर पीछे खींचे, तो वो नहीं आ रही थी। तो अच्छा, उसने उसके शागिर्द ने क्या किया, उसने ना एक सुई गर्म की। अब ये बात उसको उस्ताद ने नहीं बताई हुई थी, वो बहुत अरसे से उसके पास काम कर रहा था। तो अब ना जी उस्ताद ऊपर बैठा देख रहा है, उसने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि उसने एक दफ़ा खींचने की कोशिश की, नीचे मरीज़ को उसने साफ ज़रा है कान के अंदर घुसी हुई थी, उसने ज़ोर से पकड़ा, वो तकलीफ़ में, तो उसने उसको छोड़ दिया वहीं पे। ठीक है, मतलब इतना नहीं छोड़ा कि वो आगे ही घुस जाए, मतलब थोड़ा सा उसको हल्का हल्का पकड़ के रखा। फिर उसने एक सुई गर्म की, सुई गर्म करके ना उसने उसके ऊपर रखी। जैसे ही सुई उसने उसके ऊपर रखी ना जी, तो वो तड़पी साफ ज़हर सेंटीपैड और वो बाहर निकल आई। तो उसके उस्ताद ने कहा कि आज आप हकीम बन गए, आज आप डॉक्टर बन गए, आप अपना कारोबार आप खुद चलाएं। ये होती है नेचुरलाइजेशन। लर्नर अचीव हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एंड एक्शन बिकम नेचुरल विद लिटिल आर नो थॉट अबाउट देम। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ये है कि बहुत हाई लेवल की परफॉर्मेंस जब कोई दे देगा, जो काम आपने सिखाया है एक्स्ट्राऑर्डिनरी वे में, उसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। ये डेव टेक्सोनोमी है, इसके 5 लेवल है, 1970 में डेव ने दी थी। और ये साइकोमोटर की, इमिटेट कॉपी करना, मैनिपुलेट, किसी एक्शन को, सीखे हुए एक्शन को परफॉर्म करना या फिर उस्ताद की डायरेक्शन में परफॉर्म करना, प्रिसीजन एक्यूरेटली करना, आर्टिकुलेशन, मुख्तलिफ चीज़ें उस्ताद ने आपको मुख्तलिफ औकात में सिखाई हैं कि कैसे कैसे की जाएंगी। आप उनको अगर इकट्ठा यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन, इसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी है। ये इसके जो है वो लेवल है। इसमें अगेन इमिटेशन लोएस्ट है और नेचुरलाइजेशन हाईएस्ट है। आई रिपीट, इमिटेशन इज़ लोएस्ट या मोस्ट सिंपल लेवल एंड नेचुरलाइजेशन इज़ हाईएस्ट और मोस्ट कम्प्लेक्स लेवल इन साइकोमोटर। ठीक है, अब इसके बाद अनीता हारोज टेक्सोनोमी ऑफ साइकोमोटर डोमेन 1972 में सिम्पसन में दी, एलिजाबेथ सिम्पसन ने, और इसने भी दे दी। तो इसके अब 7 लेवल हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट, ऑटोमेटिक मूवमेंट, जो आपने नहीं सीखी हुई, खुद ब खुद हम कोई काम करते हैं तो जो ऑटोमेटिक हमारे रिएक्शन या मूवमेंट होती हैं लर्निंग के बगैर वाली, उनको रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये बायो की टर्म है। रिफ्लेक्स कहते हैं ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। ठीक है, तो यानी खुद ब खुद आने वाले रिस्पॉन्स, जैसे पाँव में कांटा चुभते ही सेकंड से भी कम वक्त के अंदर हम जो है वो पाँव ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, या जैसे आप देखें कोई खौफनाक चीज़ कोई हमने देख ली तो फ़ौरन जो है वो हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, पसीना आने लग जाता है, सांस फूलने लग जाती है, ऑटोमेटिक हो रहा है ना सब कुछ। इसको कहते हैं रिफ्लेक्स मूवमेंट, जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज हमारे किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट आते हैं, रिफ्लेक्स मूवमेंट आते हैं। देन आती है फंडामेंटल मूवमेंट्स। फंडामेंटल मूवमेंट्स ये इनहेरिटेड होती हैं, ये भी यानी हम अपने वालिदैन से लेते हैं कुछ चीज़ें जो आपको लोग नहीं सिखाते। सर्कस का शेर, ठीक है, सर्कस की बकरी, उसको कोई नहीं सिखाता कि उसने जो है अपनी माँ का दूध कैसे पीना है। बकरी के बच्चे को कोई नहीं सिखाता। ये उसकी फंडामेंटल मूवमेंट है, ये उसकी क्या है, फंडामेंटल मूवमेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमें भी ऑटोमेटिक पता होती हैं, हमें कोई ना भी बताए तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो वो हमारी फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं। कुछ ऐसे अमूर जैसे चलना है, जैसे स्माइल करना है। अब छोटे बच्चे को हम तो नहीं बताते कि आपसे कोई अच्छी बात की जाए, 1.5 माह का बच्चा वो स्माइल करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोले, उसने तो कभी नहीं देखा, उसका तो जहन आपने पढ़ा हुआ है कि 2 साल में बच्चे का माइंड काम ही नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो वो हमारे देखने से ही वो क्या करता है,
रोना शुरू करता है या हंसना शुरू कर देता है हमारी आवाज़ पे। ये फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं जो बच्चा अपनी माँ के पेट से लेकर आता है, ठीक है। जैसे क्रॉलिंग करना, स्लाइडिंग करना, वॉकिंग करना, ये वो चीज़ें कोई भी उसको ना सिखाए तो बच्चा, छोटा बच्चा होता है ना, जब बैठने के काबिल लेटा रहता है, जब वो उठ के बैठने के काबिल होता है तो उसको माँ नहीं उठा के बिठाती पहले दिन, वो खुद अपनी गर्दन जब उसकी संभाल लेता है तो वो खुद अपने सहारे से उठने की कोशिश कर रहा होता है, अगर आपने कभी नोट किया हो तो। ये फंडामेंटल मूवमेंट है। देन है परसेप्चुअल एबिलिटीज़। परसेप्चुअल एबिलिटी से मुराद ये है कि बच्चा देखने से, सुनने से या फिर ऑब्जर्वेशन, टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन यानी ऑब्जर्वेशन से, किनेस्थेटिक यानी एक्टिविटी से, प्रैक्टिस से, फिजिकली काम करने से चीज़ों को क्या करता है, देख, इन सारी चीज़ों को जो उसके सामने कोई बोल रहा होता है उनको देख रहा होता है, सुन रहा होता है, या वो बच्चा खुद कर रहा होता है या ऑब्जर्व कर रहा होता है, उससे वो क्या करता है, कोई काम सीखता या करता है। इसको हम परसेप्चुअल एबिलिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। यानी बच्चा परसीव करता है ना, जो इंटरप्रिटेशन होती है उसकी कि कैसे काम किया जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परसेप्चुअल एबिलिटीज़। देन आता है फिजिकल एबिलिटीज़। अब बच्चे ने समझ लिया कि भाई वो फलां है इस तरह ये काम किया था, उसने देखा, उसने सुना, उसने खुद थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट किया या उसने ऑब्जर्व किया, तो देन बच्चा क्या करता है, अगले लेवल पे आके फिजिकल एबिलिटीज़ में वही काम वो खुद करता है, वो खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसी टास्क को, उसी काम को वो खुद करने की कोशिश करता है। ये फिजिकल एबिलिटीज़ हैं। अब ये लो लेवल की होंगी ऑब्वियसली। देन स्किल्ड मूवमेंट, तो वो जो उसने फिजिकल एबिलिटीज़, जो उसके अंदर सलाहियतें होती हैं कोई काम करने की, उनको वो स्किलफुली करना सीखता है स्किल्ड मूवमेंट के अंदर। और लास्ट वन है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। ये हमारी बॉडी की कम्युनिकेशन, पोस्चर्स, गेस्चर्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, तो ये हमारी जिससे हम कोई बात अपनी ज़ुबान से तो नहीं करते बट हमारी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही होती है। एक बंदा तकरीर कर रहा है ना जी, तो आप ज़ुबान से कोई बात नहीं करते लेकिन आप मुस्कुरा रहे होते हैं, इसका मतलब आपको उसकी बातें अच्छी लग रही हैं। और एक बंदा बात करना शुरू करते हैं, आपको जमाइयाँ आना शुरू हो जाती हैं, आप मोबाइल निकाल लेते हैं, इसका मतलब उसकी बातों ने आपको अट्रैक्ट नहीं किया हुआ, आपकी तवज्जो है ही नहीं उधर। तो ये हमारी बॉडी बता रही है कि आपकी बॉडी बता रही होगी, बॉडी लैंग्वेज बता रही होगी आपने किस तरह से उसको जो है वो ले रहे हैं उसकी बातों को। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। तो भाई ये हमारी थी ब्लूम टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के, हम ये देख लेते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी, सबसे पहले तो आपने पढ़ा है कि हम लेसन प्लान के लिए टेक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं, ऐसे है जी ब्लूम को। अच्छा, दूसरा हमने ये पढ़ लिया कि हम टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाने के लिए भी ब्लूम टेक्सोनॉमी को यूज़ कर लेते हैं, जो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे अगर आप लोगों को याद हो तो हमने करिकुलम में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ से लेते हैं, इनसे ही लेते हैं, ठीक है। तो करिकुलम को बनाने के लिए भी हम ब्लूम टेक्सोनॉमी को यूज़ करते हैं। लेसन देने के लिए, करिकुलम को बनाने के लिए, असेसमेंट के नताइज को बेहतर करने के लिए, वैलिड टेस्ट बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसी ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करते हैं। बच्चों के अंदर हमने पढ़ लिया कि हम किस लेवल के हम क्वेश्चन अगर शामिल करेंगे तो बच्चों की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कब होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स भी उसी तरह के रखते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। हमारा बोर्ड, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन पैक, और हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी 22 हैं, ये दोनों के एब्रीवेशन पूछे जा चुके हैं। पैक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, 22 स्टैंड फॉर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये दोनों के एब्रीवेशन पूछे जा चुके हैं। तो ये दोनों हमारे ब्लूम टेक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। अगली टेक्सोनॉमी हमारी जो दूसरी है वो है सोलो टेक्सोनॉमी। सोलो टेक्सोनॉमी ये किसने दी, 1982 में। समझ आ रही है सबको? सर बिग देन कॉलिंग। यस सर। चलें जी, ये 5 मिनट की है, बड़ी आसान सी है। बिग्स एंड कॉलिंस ने 1982 में 1982 के अंदर एक टेक्सोनॉमी दी, और इसको उन्होंने सोलो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, कि हम जो
लर्निंग आउटकम्स को ऑब्जर्व करते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ सोलो स्टैंड्स फॉर, ये आ चुके हैं पेपर में। सोलो स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व लर्निंग आउटकम्स टेक्सोनॉमी इज अ मॉडल दैट डिस्क्राइब द लेवल्स ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी इन स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, आपने एक बच्चा किसी सब्जेक्ट को किस तरह अंडरस्टैंड करता है, तो ये उसके बारे में हमें बताती है। ठीक है जी। अब इसके जो है ना वो दो कैटेगरीज हैं, सरफेस एंड डीप। अच्छा याद रखिएगा, पहले जो है ना 1982 में जब बिग्स एंड कॉलिंस ने दी थी तो इसके 4 लेवल थे। ये प्री स्ट्रक्चरल लेवल नहीं था, ये प्री स्ट्रक्चरल लेवल इसमें शामिल नहीं था। यूनी से लेकर एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट तक थे। फिर 1999 में जैसे कॉग्निटिव डोमेन 2001 में रिवाइज हुआ, इसी तरह ये भी 1982 से 1999 में फिर रिवाइज हुई और इसके 5 लेवल फिर बना दिए गए। ये लेवल प्री स्ट्रक्चरल लेवल इसके अंदर ऐड किया गया। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब इसके कितने लेवल हैं? 5 स्टेजेस या लेवल कितने हैं? 5। पहले कितने थे? 4। ठीक हो गया। कैटेगरीज इसकी 2 है। अब देखें, हमने अंडरस्टैंडिंग देखनी है बच्चे को। बच्चे से हम सवाल करते हैं कि आपके अब्बू का नाम क्या है? ठीक है, वो कहेगा अब्बू, यानी बच्चा इररेलेवेंट वे में रिस्पॉन्ड करेगा या फिर जो चीज़ आपने उसको आपसे पूछी उसी को रिपीट कर देगा। प्री स्ट्रक्चरल, बच्चे को बिल्कुल ज़ीरो इन्फॉर्मेशन है उस सवाल के बारे में जो आप उससे पेपर में या वर्बली पूछ रहे हैं। ठीक है, नॉट श्योर अबाउट द टॉपिक, रेस्पॉन्ड इररेलेवेंटली और इन अ मीनिंगलेस वे। अच्छा, बिल्कुल नहीं समझ रहा आपके सवाल को, यह है प्री स्ट्रक्चरल लेवल। देन आता है यूनी स्ट्रक्चरल लेवल, अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक। ठीक है, अब इसमें बच्चा किसी टॉपिक के एक एस्पेक्ट को समझता है। आपने बच्चे से पूछा व्हाट इज एजुकेशन, वो कहेगा व्हाट इज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, वो कहेगा आपसे एजुकेशन इज एजुकेशन। ये प्री स्ट्रक्चरल लेवल है। ठीक है, यूनी स्ट्रक्चरल क्या है? अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक, वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को समझेगा कि एजुकेशन इल्म हासिल करने का नाम है, बस इतना ही उसे पता है। उसे यानी एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, बस उसे नहीं पता स्किल्स, वैल्यूज, बिलीव्स, हैबिट्स, ये भी एजुकेशन है। उसे ये नहीं पता कि गाड़ी का मैकेनिक भी एजुकेटेड हो सकता है और एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी एजुकेटेड हो सकता है और एक डॉक्टर भी एजुकेटेड हो सकता है। अंडरस्टैंड ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक, किसी टॉपिक के एक एस्पेक्ट को समझेगा, एक से ज़्यादा नहीं। यूनी स्ट्रक्चरल। देन आता है मल्टी स्ट्रक्चरल। अब वो ये समझता है कि एक से ज़्यादा एस्पेक्ट को, यानी एक टॉपिक के एक से ज़्यादा एस्पेक्ट को वो समझता है बट उनको आपस में जोड़ नहीं पाता। जैसे मिसाल के तौर पर आपको फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल का तो पता है, लेकिन अगर आपको घुमा फिरा के कोई सवाल पूछा जाए तो आप उनको आपस में जोड़ नहीं सकते। अंडरस्टैंड द सेवरल एस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक, यानी फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल को समझ रहे हैं आप, बट देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर एंड होल आर मिस्ड। बच्चा इसके अंदर इन तीनों का आपस में जोड़ जो है ना, रिलेशन नहीं बना सकता होता। ये है मल्टी स्ट्रक्चरल, यानी तीनों अलग अलग करके पूछ ली जाए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। देन आता है रिलेशनल। अब इसमें हम ये कह रहे हैं कि वो तीनों टाइप्स ऑफ एजुकेशन या मोड्स ऑफ एजुकेशन को समझता है और उनका जोड़ भी पैदा कर लेता है। यानी उसको अगर आप 3 क्वेश्चन करें तो वो कह सकता है कि ये फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल है, ये नॉन फॉर्मल है। एक से ज़्यादा एस्पेक्ट वो समझता है और उनको रिलेट भी कर सकता है, ये रिलेशनल है। ठीक है, एंड लास्ट है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। ये वो बात होती है जो उसको पढ़ाई समझाई गई है ना, उससे भी बियॉन्ड जाके वो बच्चा आपको रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, जो बहुत शाइनिंग बच्चे होते हैं आपके, तो वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते। ये होता है एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ जो आपके सामने मौजूद है ना, उसका खुलासा निचोड़ निकालना। और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट से मुराद है कि उससे भी आगे चले जाना। सामने मौजूद चीज़ जो चीज़ आपने उनको बताई है, उससे भी बाहर से वो चीज़ें आपको बोले। मिसाल के तौर पर वो आपने उसको फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल पढ़ाई है, तो वो कहेगा सर जो वर्चुअल ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है, ये तो फिर वर्चुअल एजुकेशन हुई ना, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी? अब ये देखें, ये वो चीज़ है जो आपने उसको नहीं पढ़ाई, आपने तो उसको फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल पढ़ा है और वो चला गया है उस लिमिट से भी आगे। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एबिलिटी टू जनरेट, अप्लाई ऑलरेडी गेन्ड इंटीग्रेटेड नॉलेज इन न्यू सिचुएशन, एबिलिटी टू क्रिएट न्यू आइडियाज़ आफ्टर हैविंग मास्टर्ड ऑन अ सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट को समझ लेते हैं तो आप फिर न्यू आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, जैसे एग्जांपल मैंने दिए।
तो ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट है। पहले 3 सरफेस लेवल में आते हैं, प्री स्ट्रक्चरल, यूनी स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, और ये डीप के अंदर रिलेशनल और एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट आते हैं। ठीक है। सोलो इज़ यूज टू चेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लर्नर, ये अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारी सोलो टेक्सोनोमी है। पहले जब ये यूज़ होती थी तो यूनी स्ट्रक्चरल 17% होता था, पैक में ये यूज़ होती थी। मल्टी स्ट्रक्चरल 66% होता था, और रिलेशनल जो है वो 17% हुआ करता था हमारे उसके पैक के अंदर। अब ये यूज़ ही नहीं होती। तो ये उसके वही लेवल हैं, वही एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा। अब इन दोनों का जो है वो डिफरेंस क्या हो सकता है सोलो और ब्लूम का। यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ सोलो, पहले देख लेते हैं। अब देखें, हमें पता चल जाता है कि हमारे बच्चे को कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है टॉपिक की। पहली बात ये इसका बेनिफिट है। इसके बाद हम अपनी इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कर सकते हैं कि हमें बच्चे को बेहतर समझाने के लिए क्या करना चाहिए। 2 बातें होगी। तीसरे नंबर पे हम जो है वो बच्चे के वीक एरियाज़ और स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ उसको समझ लगी या नहीं लगी, बिल्कुल। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी ऑफ अ टास्क एंड डिफ़िकल्टी ऑफ अ टास्क, हम जो है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ पे है। बेस्ड ऑन लेवल ऑफ असेंडिंग कॉग्निटिव कम्प्लेक्सिटी, सोलो हैज़ हायर इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। ये हम इंटर-रेटर बाद में पढ़ेंगे, तो इसको फिर आपको समझ आ जाएगी। अब इनका डिफरेंस देखें, ब्लूम के 3 डोमेन है, सोलो के डोमेन ही नहीं है। ठीक है। ब्लूम टेक्सोनॉमी कॉग्निशन, अफेक्टिव और साइकोमोटर, यानी उनको यूज़ करने, उनको इसके चेक करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि सोलो सिर्फ किसके लिए यूज़ की जाती है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। सोलो के अंदर एक हायरार्की मौजूद है, पहले वाला से अगला लेवल जो है एक प्रोग्रेशन मौजूद है। पहले वाली बात यानी एक लेवल आता है तो दूसरा आएगा, दूसरा आता है तो तीसरा आता है। ये प्रोग्रेशन ब्लूम के अंदर मौजूद नहीं है। ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस है, सोलो और ब्लूम टेक्सोनोमी के अंदर। अब सोलो के अंदर हम जो है सिर्फ अंडरस्टैंडिंग देखते हैं, ठीक है, जबकि हम ब्लूम के अंदर नॉलेज को, वैल्यूज़ को और प्रैक्टिकल स्किल्स को देखते हैं। सोलो एक बंदे ने दी है, बिग्स एंड कॉलिंस ने दी है, इन दोनों ने दी, और ब्लूम टेक्सोनोमी 3 लोगों ने दी हुई है। सोलो 1982 के अंदर दी गई है, ब्लूम 1956, 64 और 72 में दी गई है। ये इन दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस है। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह ताला यहाँ से स्टेप्स इन मेजरमेंट से हम कल पढ़ेंगे, और कल आपका जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, क्योंकि मुझे आउट ऑफ सिटी जाना है और मैं जिस टाइम क्लास का टाइम होगा तो मैं सफ़र में होऊंगा। इंशाल्लाह ताला आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है कल मैं भेज दूंगा। आज के टॉपिक में कहीं पे कोई बात आपको समझ ना लगी हो तो फिर खुद समझ लीजिएगा जी। मेरे से सवाल करना है तो आप सर, असेसमेंट नहीं आई अभी तक। किसकी